हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को। 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट, 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज फटाफट से जाकर उन सारे लेक्चर्स को देख लो, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जा चुका है, सो लेक्चर नंबर 1 सर्च करो और उसे जाकर अच्छी तरह से देखो, ताकि आपको पता चले कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है क्या, इसके बेसिक मीनिंग को समझेंगे और बहुत सारे टॉपिक जो हमने इसके अंदर के कंप्लीट किए हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ओके, चलो सो स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम आज स्टडी करने वाले हैं हमारे, इसको कैंसिल करना पड़ेगा गाइस। चलो सो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कहते किसे हैं, वेदरिंग किसे कहते हैं, उसके अंदर के 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमने स्टडी किया था। उसमें से हमने मैकेनिकल वेदरिंग को कंप्लीट किया था। ये मैकेनिकल वेदरिंग है, इसके ये सारे मैकेनिकल वेदरिंग्स है, किस किस तरह से मैकेनिकल वेदरिंग्स होते हैं, ये सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया था आपके लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, चलो सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे केमिकल वेदरिंग के साथ में। ठीक है, अब केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, जैसे समझो कि अगर इसके अंदर भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप से वेदरिंग किस किस तरह से होता है। एक तो कार्बोनेशन होता है, दूसरा सॉल्यूशन होता है और तीसरा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो सो कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन एंड सॉल्यूशन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी वेदरिंग एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। ठीक है, जब रॉक्स के अंदर ब्रेक आ जाता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब हम उसे कौन सा वेदरिंग कहेंगे, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। ठीक है, जब मैकेनिकल वे में या फिजिकल वे में रॉक्स के अंदर ब्रेकेज आता है तो उसे हम मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं या तो हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, जब बायोलॉजिकल वे में, बायोलॉजिकल तरीके से अगर ब्रेकेज आता है किसी भी रॉक के अंदर या फिर अलग अलग चीजें होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, सो बेसिक आपको क्लियर हो गया। अब हम केमिकल वेदरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो रॉक ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जब रॉक के अंदर ब्रेकेज आ जाता है तो उसे हम लोग उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, वाटर प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, और उसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जब भी किसी भी चीज के अंदर, जब भी आयरन हो, ठीक है, आयरन किसी भी चीज के अंदर प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल आप आयरन के निकेल्स लाइक नेल्स, आप कीले देख, सबको पता होगा कीले, घर के अंदर कहीं ना कहीं दीवारों में कीले होंगे, है ना। सो वो कीलों के ऊपर आपने वाटर डाला और उसे ऐसे खुले में आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ही, 1 या 2 दिन के बाद ही उसके ऊपर आपको रेडिश जिंक लगा हुआ दिखने लग जाएगा, है ना। वो रेड जो लेयर लगना स्टार्ट हो जाता है वो क्या होता है, वो जिंक का लेयर होता है ना, हम सभी को पता है। तो उसी तरह से जब रॉक के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर भी सेम यही रिएक्शन होता है। क्या होगा उसके ऊपर, वाटर, वो जैसे बारिश का टाइम आता है तो वाटर डायरेक्टली उस रॉक के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब रॉक के ऊपर डायरेक्टली वाटर आ रहा है और रॉक्स कहां पर है, खुले में होता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से उस पर क्या होता है, परफॉर्म हो जाता है ऑक्सीडेशन, है ना। सो ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के अंदर क्या होता है, रेन वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रेन वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करता है। ठीक है,
दिस एसिड डिजॉल्व लाइमस्टोन एंड मार्बल इजीली। ये जो लाइमस्टोन्स होते हैं ना, उसके अंदर वो इजीली, वो वाटर इजीली डिजॉल्व होने लग जाता है, ठीक है। सो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू कार्बोनिक एसिड। वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो इसका ये रिएक्शन दिया हुआ है H2O प्लस CO2, H2O फॉर वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड इक्वल्स टू H2CO3 क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सो ये एक कार्बोनिक एसिड का यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है केव्स का। यहाँ पर ये देखो, आप ये देख सकते हो लाइमस्टोन, ठीक है। ये डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कार्बोनिक एसिड वाले जो वाटर्स होते हैं, इसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये एक रिएक्शन है और इसकी वजह से ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है। जो इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं, इस तरह के जो पत्थर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनके अंदर ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ब्रेकेज किसकी वजह से आ रहा है? एक केमिकल रिएक्शन की वजह से आ रहा है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्रेकेज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल वेदरिंग। यस, वेरी गुड। चलो, आगे देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल सम मिनरल डिसॉल्व डायरेक्टली इन वाटर। कुछ मिनरल्स होते हैं जो डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के बारे में जैसे बोला कि इजीली वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो डिसॉल्व इन वाटर एंड ऑल्सो सेम इन ये आपको यहाँ पर एक गांव के बारे में बताया हुआ है, डायरी के बारे में। महाराष्ट्र के अंदर ये एक प्लेस है, वहां पर हमें ये एग्जाम्पल बताया हुआ है कि वहां पर लाइमस्टोन के अंदर आपको वो चीजें एग्जाम्पल दिखती है कि वो किस तरह से डिसॉल्व हो जाता है और उसके वजह से ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन के अंदर आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? जैसे कि कोई भी आयरन, जिस आयरन का आप कुछ भी लेंगे, कोई भी अगर आप लोहे की चीज कोई भी आप लोहे की चीज ले रहे हो तो उसके ऊपर वो किससे कांटेक्ट में आना चाहिए? वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आना चाहिए और उसके ऊपर आपने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो अपने आप उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ ही टाइम के बाद, जैसे अगर आपने कुछ भी लोहे का बनवाया है, आपके घर में कुछ भी आयरन का है, ठीक है, और कुछ समय के लिए उसे आप उसके ऊपर पानी डाल दो और अगर उसे आपने खुले में छोड़ दिया, ठीक है, तो आप कुछ टाइम के बाद खुद ही देखोगे कि उसके ऊपर वो लोहे की चीज है, उसके ऊपर अपने आप रेड रेड सा परत जैसे आने लग जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो, ये क्या है? ये आयरन का है, ठीक है, ये लोहे का है, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, ठीक है। सो पानी एंड ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हो जाता है? ये रेडिश लेयर बन जाता है और इसे जब आप किसी कपड़े के ऊपर रखेंगे तो आपको ये रेडिश लेयर इजीली दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से ये रेडिश लेयर बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से इस तरह से ये परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, आयरन के ऊपर। सो रॉक कंटेनिंग आयरन, रॉक के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। सो रॉक कंटेनिंग आयरन एंड रिएक्ट विद द वाटर प्लस ऑक्सीजन, और वो वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रिएक्ट करता है, ठीक है। और वही रिएक्शन हमें एक रेड लेयर के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि दिस प्रोसेस ऑक्योर इन अ रॉक विच हैव आयरन प्रेजेंट in them. The the rock come in contact with the water and chemical reaction take place between the iron and oxygen. Iron and oxygen के साथ में एक chemical reaction perform होता है, hence a reddish colored layer form on the rock. This is called the rust. इसे हम लोग rust कहते हैं, जंग लगा हुआ, या rust कह सकते हैं आप इसे। इसे हम लोग क्या कहते हैं? rust कहते हैं, ठीक है। हम जनरली आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके घर में अगर आपने खिड़कियों के अंदर भी लगाए हुए होते हैं, लोहे की खिड़कियां वगैरह लगाई होती है, हमारे घर में ग्रिल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप देखोगे बारिश के टाइम पर ये होता है। ये रिएक्शन ना हो इसीलिए उसके ऊपर पेंट लगाया जाता है, ठीक है, उसे पॉलिश कर दिया जाता है ताकि उसके ऊपर ये रिएक्शन ना लग सके और उसके ऊपर वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, और ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उस पर जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। इस रीजन की वजह से उसे पेंट कर दिया जाता है ताकि वो इससे रिएक्ट ही ना कर पाए, ठीक है। यही हमें यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कि नेल रस्ट इन अ वेट क्लोथ,
रॉक्स बिकम रेड इन अ ह्यूमिड एरियाज, ठीक है, ह्यूमिड एरियाज में हमें ये इस तरह का रिएक्शन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, सो ये केमिकल वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल था, छोटा सा था। आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कंप्लीट करेंगे पूरा जितना भी टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जैसे कि केमिकल वेदरिंग, सेकेंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। चलो, सो बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में समझते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है? आप कभी कभी देखते हो ना, जब भी कुछ पत्थरों के बीच में से, लाइक अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी ब्रेक है, ठीक है, और बाजू बाजू में कोई भी पेड़ उग रहा है, ठीक है, अब जो रॉक है उसके अंदर भी मिट्टी प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉइल प्रेजेंट होता है। सो इस रीजन की वजह से क्या होता है कि जब भी ग्रो होने लग जाता है, कोई भी प्लांट ग्रो होता है, तो अगर उससे सटके है कोई भी उसके बाजू में अगर कोई भी पत्थर है या घर है, दीवारें हैं, ठीक है, अगर वो उस पे टाइम टू टाइम उसे क्लीन नहीं किया जाता है, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, अगर कोई भी पेड़ होगा वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके अंदर से ग्रो होगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक तरह से सॉइल प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो और ज़्यादा, जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता चला जाएगा, वो प्लांट ग्रो होकर पेड़ बन जाएगा, और वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे उस रॉक के अंदर ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल वे में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से वेदरिंग होता है, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप एग्जांपल देख सकते हो, किस तरह से एक पेड़ ग्रो हो रहा है, उसके बाजू में जो ये घर है वो भी उस पेड़ के कांटेक्ट में आने की वजह से कंप्लीटली उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से इस घर को घेर ली है, या बढ़ते 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 पूरा इसके अंदर ही आ चुका है, ठीक है। और इस रीजन की वजह से ये घर के अंदर ब्रेकेज आने स्टार्ट हो गए हैं, इसके अंदर जो ईंटें पत्थर है, जो भी चीजें हैं उसके अंदर ब्रेकेज आना स्टार्ट हो गया है ना। तो जब भी इस तरह का ब्रेकेज हमें दिखाई देता है तो क्या समझना है, ये क्या हो रहा है, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है, ठीक है। चलो, सो रॉक ब्रेक ड्यू टू द प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो रॉक को ब्रेक होता है जब भी रॉक, किसकी वजह से, प्लांट्स, एनिमल एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। चलो, सो बायोलॉजिकल वेदरिंग किस किस तरह से होता है, प्लांट्स की वजह से होता है, एनिमल्स की वजह से होता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, ठीक है। सो प्लांट की वजह से रॉक्स एंटर्स रूट्स एंड रॉक क्रैक्स। जब रूट एक किसी कोई भी आसपास में कोई भी प्लांट है और उसके बाजू में ही कोई घर है या किसी तरह का पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, वो पत्थर थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, और जैसे जैसे वो प्लांट, उसकी जड़ें ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, वो धीरे 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 उस चीज को अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, और इतनी ज्यादा जकड़ ली जाती है जिसकी वजह से ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है रॉक के अंदर, ठीक है। सो रूट एंटर रॉक क्रैक्स, जब भी रॉक क्रैक के अंदर रूट एंटर हो जाता है तो वो ग्रो होता है, और जैसे जैसे वो ग्रो होता है वैसे वैसे ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है उस रॉक के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से प्लांट की वजह से वेदरिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल लाइक एंट्स हो गए, रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, तो इन लोगों की वजह से ये लोग क्या करते हैं, जो भी पत्थर या मिट्टी या घर की दीवारें हैं उसे कंटिन्यूसली उसमें रहने की वजह से, जब ये एंट्स वगैरह रैबिट्स हो गए, एंट्स हो गए, रैट्स हो गए, ये लोग जब कंटिन्यूअसली उस जगह को खोदते रहते तो उस रीजन की वजह से ना वो बहुत ही भुरभुरी सी, बहुत ही वीक सी हो जाती है, लूज होने लग जाती है, और जैसे जैसे वो लूज होने लग जाती है तो ईजिली उसके अंदर ब्रेकेज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो जब भी एनिमल्स की वजह से भी रॉक्स के अंदर ब्रेकेज आना स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम अगेन बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बारिश के टाइम पर आपको दिखाई देती है, एल्गीज हो गए, मॉस हो गए, लीचेस हो गए, ग्रो जब होने लग जाता है रॉक के अंदर, तब जाकर स्लोली ब्रेक करने लग जाते हैं उस चीज को, धीरे 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 धीरे। ये ब्रेकेज बहुत स्लो होता है बट धीरे धीरे वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं ना कि हम किसी भी चीज को क्लीन करके रखें, है ना। सो जब भी हम क्लीनिनेस वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर वो चीजें सेफ रहती है, बट ऐसी जगह जहां पर कोई रहता नहीं है और ऐसे जगह पे कोई पत्थर है, कुछ भी है, घर है, दीवारें हैं, तो वो चीजें टूटने और खराब सी होने लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है।
समझा आपको? इतना क्लियर हुआ बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होती है? सो ये रीजंस है बायोलॉजिकल वेदरिंग के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है? मास मूवमेंट्स मीन्स के आपने ये देखा है कि कहीं कहीं पे लैंडस्केप हो गया है ना? आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि देखो बारिश के मौसम में या फिर जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे पत्थर गिर गया या फिर पूरा लैंड गिर गया या फिर लैंड के अंदर ब्रेक आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मास मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। पहला इज रैपिड मास मूवमेंट एंड सेकेंड इज स्लो मास मूवमेंट, ठीक है। रैपिड मास मूवमेंट एंड स्लो मास मूवमेंट। अब इस रैपिड मास मूवमेंट के बारे में समझते हैं कि रैपिड मास मूवमेंट के अंदर कैसा होता है। ये बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। जब भी आप सुनते हैं ना, कभी भी सुनने में आएगा, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा कि पत्थर गिर गया या फिर कोई एरिया में ब्रेक आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे पूरे पहाड़ में से कुछ पार्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कुछ लैंड खसक रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, गिर गया कहीं कहीं पे। तो ऐसी जो चीजें आप लोग देखते हैं ना, वो बहुत ही फास्ट होता है और उतना ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? रैपिड मास मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि वो रैपिडली होता है, ठीक है। रैपिडली होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। जैसे कि इस तरह से पहाड़ से आप कुछ हिस्सों को नीचे फटाक से गिरते हुए देखेंगे। आप भगवान ना करे कि आप कभी गिरते हुए देखें, बट आपने न्यूज़ में कभी ना कभी देखा होगा, है ना। मैंने भी न्यूज़ में देखा और मुझे रियल में देखने का कोई शौक नहीं है। भगवान जी मुझे कभी नहीं दिखाना, बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों से, है ना। सो वो क्या हो रहा है? एकदम ही रैपिडली हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रैपिड मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रॉक फॉल हो जाता है, ठीक है। रॉक फॉल हो जाता है, टूट के गिर जाता है रॉक। तो बिग रॉक सडनली फॉल्स, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो सडनली गिर जाते हैं, ठीक है। बैलेंस प्रॉपरली ना होने की वजह से, मिट्टी थोड़ी सी खसक जाने की वजह से, तो वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू सम प्रेशर, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉक फॉल कहते हैं, ठीक है। तो रॉक फॉल हमें दिखाई देता है किसके अंदर? रैपिड मास मूवमेंट के अंदर रॉक फॉल दिखाई देता है। लैंडस्लाइड दिखाई देता है। लैंडस्लाइड कुछ सॉइल्स वगैरह, सॉइल्स, रॉक स्लाइड डाउन हिल्स, नीचे वो गिर जाते हैं, जैसे कि सॉइल्स हो गए, रॉक्स हो गए, ठीक है। हिल्स, बड़े बड़े पहाड़ियों पे से वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो लैंडस्लाइड के अंदर आ जाते हैं। मड स्लाइड के अंदर मड फ्लोर्स डाउन आफ्टर रेनफॉल। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो उस टाइम पर जो मड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि वो भी लूज से हो जाते हैं ना। सो लूज होने की वजह से भी वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस हैं। उसके बाद स्लम्पिंग्स लाइक मटेरियल स्किल्स, सम प्लेसेस जहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लाइक नीचे गिरने वाली आप खबरें ज़्यादातर सुनते ही होंगे कि कुछ लैंड डायरेक्टली नीचे गिर गया, कहीं पे पत्थर नीचे गिर गया, है ना। तो उस रीज़न की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और ये सडन मूवमेंट है एक तरह से, है ना। सो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ पॉइंट्स है रैपिड मास मूवमेंट के अंदर आने वाले, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज स्लो मास मूवमेंट। स्लो मास मूवमेंट जो कि स्लोली होता है, हमें ज़्यादा फील नहीं होता, ज़्यादा पता नहीं चलता, ये स्लोली होता है और अचानक से हमें ऐसा दिखता है कि लाइक इतनी बड़ी चीज़ हो गई, है ना। बट ये स्लोली होता चला जाता है, ठीक है। सो ये वेरी स्लो होता है, जेंटल स्लोप पर होता है। जैसे कि इस तरह से आप देख सकते हो रॉक फॉल्स, ये धीरे धीरे लाइक रॉक फॉल्स आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखे होंगे। ऊपर में भी मैंने बताया था आपको, रॉक फॉल का हो गया, उसके बाद लैंडस्लाइड का हो गया। ये लैंडस्लाइड के ये ऊपर वाले के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, ठीक है। सॉलिफ्लक्शन ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सो कॉमन इन अ ड्राई एंड अ पेरिलेंशियस एरिया के अंदर नियर ग्लेशियर्स के यहाँ पर भी ये इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती है। जैसे कि सॉइल क्रिम्स, सॉइल स्लोली मूव डाउन हिल्स। सॉइल्स जो होते हैं ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है। कसम एरियाज में आप देखेंगे जैसे कि आपको इस तरह का भी दिखाई देने लग जाएगा कुछ एरियाज में, जो बहुत ज़्यादा लाइक ग्लेशियर्स वाले जो एरियाज है, उसके साथ साथ और ग्रास वाले, जो बहुत सारे ग्रासेस वाले जो एरियाज होते हैं, मिट्टी वाले बहुत ऐसे जगह है जो लाइक बड़ी जगह होती है, लाइक एकदम ऐसे कुछ उसके ऊपर और जैसे घर नहीं है या ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं होते हैं,
तो वो पेड़ क्या करता है, सॉइल्स को बांध के रखता है, ठीक है। तो वो चीजें अगर ज्यादा प्रेजेंट नहीं होती है ना तो अपने आप ही नीचे की तरफ से वो खिसकने लग जाते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते चले जाएंगे तो आपको इस तरह का रिएक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो उसे भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। सो ये स्लोली होता है, ये डायरेक्टली खिसक के फट नहीं जाता, ये स्लोली हमें दिखाई देता है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन थिन सॉइल लेयर स्लाइड इन वेरी कोल्ड रीजन्स, ठीक है। कोल्ड रीजन के अंदर हमें ये इस तरह के रिएक्शंस दिखाई देते हैं, स्लो मास मूवमेंट, ठीक है। सो ये मास मूवमेंट्स थे, स्लो मास मूवमेंट एंड फास्ट मास मूवमेंट, ठीक है, रैपिड मास मूवमेंट। सो ये मास मूवमेंट के बारे में आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें लैंड्स के ऊपर ये मूवमेंट दिखाई देता है। और सम मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्लोली होते हैं और सम मूवमेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही फास्ट रैपिड होता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके, क्लियर? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको एक क्विक रिवीजन दिया हुआ है, फटाफट से इसे लर्न करना है। कैसे? वेदरिंग का मतलब इज ब्रेकिंग, ठीक है। और इसके अंदर वेदरिंग के कौन कौन से टाइप्स है? मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल, है ना। सो 3 इसके टाइप्स है वेदरिंग के। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट कैसे होता है? ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटी पुल्स मटेरियल्स डाउन, ठीक है। ग्रेविटी क्या करता है? नीचे की तरफ, ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ बना के रखा है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हम सभी धरती पे है ना। सो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि मास मूवमेंट पर क्या करता है? ग्रेविटी पुल डाउन करता है, ठीक है। सो पुल डाउन होने की वजह से जब भी कोई पत्थर है वो खिसक कर नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं गिरता है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो ये हमें मास मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। इरोजन क्या होता है? वेरिंग प्लस मूविंग, ठीक है, बाय विंड्स, वाटर, आइस, सी एंड ग्राउंड वाटर, इन सारी रीजन्स की वजह से हमें इरोजन दिखाई देता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होता है, फ्रोस्ट की वजह से होता है, क्रिस्टल की वजह से होता है, प्रेशर एंड वाटर, इन रीजंस की वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन होता है, सॉल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग रूट्स, एनिमल्स, एल्गी, मॉस, लीचेस, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है, ठीक है। सो यह हमें क्विक रिवीजन, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट किया, ठीक है। सो यहाँ पर आज हमारा ये पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो फटाफट से आपको क्या करना है? जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और बच्चा पार्टी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपने कभी भी मास मूवमेंट देखा है क्या, या तो फिर आपने बायोलॉजिकल वेदरिंग देखा है क्या, और कहाँ पर देखा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। ओके, चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।